Students, our next question is, a particle is moving on circular path of radius 2 meter and its time dependent angular position is t square minus 4 radian. Then find, there are 4 options जो हमें कैलकुलेट करने हैं. सबसे पहले है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकंड. बच्चों एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं. बिल्कुल सर. सबसे पहले बच्चों हम लोग ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं और ए पार्ट जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो बच्चों थीटा क्या है, उसकी एंगुलर पोजीशन. तो t इक्वल टू 0 रख देंगे तो बच्चों हमें थीटा यानी कि इनिशियल एंगुलर पोजीशन मिल जाएगी. बिल्कुल सर. और फर्स्ट 2 सेकंड मतलब 0 से 2 सेकंड तक का इंटरवल. तो t की वैल्यू 0 रखो तो इनिशियल एंगुलर पोजीशन आएगी और t की वैल्यू 2 रख दो तो फाइनल एंगुलर पोजीशन आ जाएगी. और चेंज इन एंगुलर पोजीशन से हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं. तो बच्चों सबसे पहले एट t इक्वल टू 0. बच्चों t की वैल्यू अगर मैं यहां 0 रख दूं तो थीटा इनिशियल आ जाएगा. चेक कीजिए 0 स्क्वायर माइनस 4 मतलब कि माइनस 4 रेडियन. ये हमारे पास इनिशियल एंगुलर पोजीशन है. और t की वैल्यू जैसे कि फर्स्ट 2 सेकंड हमसे पूछे तो 2 सेकंड बाद अगर हम लोग फाइनल एंगुलर पोजीशन देखें तो t स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 4 बच्चों ये हो गया हमारे पास 0 रेडियन. तो बच्चों हमसे पूछा गया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको सर ने बताया था कैसे डिफाइन करें. चेंज इन एंगुलर पोजीशन दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल. बिल्कुल. बच्चों फाइनल वैल्यू है 0, इनिशियल है -4, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया एंगुलर वाला अपने पास 4 रेडियन. बिल्कुल सर. अब बच्चों नेक्स्ट आपसे पूछा गया एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इन फर्स्ट 4 सेकंड. याद रखो वर्ड एवरेज है. अगर इंस्टेंटेनियस होता ना तो मैं इसको डिफरेंशिएशन कर देता, बहुत इजी काम हो जाता. पर यहां पर एवरेज बोला गया है तो यहां पर लिख रहा हूं मैं सेकंड पार्ट में कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. बिल्कुल सर. अब बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जैसा सर ने बोला दैट इज इक्वल्स टू थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल अपॉन डेल्टा टी. बच्चों एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं, क्या मैं डेल्टा थीटा यही उठा के रख दूं क्या? नहीं सर, ये तो 2 सेकंड वाला है. एग्जैक्टली बच्चों ध्यान रखना. 4 सेकंड दिया है. बच्चों यहाँ पर ये 2 सेकंड के लिए अपन ने कैलकुलेट करा था, पर इस बार एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितने के लिए 4 सेकंड के लिए. इसको मतलब वापस आपको डेल्टा थीटा निकालना है 4 सेकंड के लिए. बच्चों डेल्टा इनिशियल कौन सा होगा? t इक्वल टू 0 पे. तो वो तो सन ने कैलकुलेट कर रखा है t इक्वल टू 0 पे, मतलब अपने पास इनिशियल वैल्यू मालूम है -4. तो बच्चों एक थीटा फाइनल माइनस 4 अपन यहाँ लिख देते हैं. अब बच्चों थीटा फाइनल किस पे है? 2 सेकंड पे सन ने निकाला, वो अपने काम नहीं आएगा. अपने कितने निकाला है? t इक्वल टू 4 पर. तो बच्चों क्यों ना t इक्वल टू 4 यहां पुट कर देते हैं. एट t इक्वल टू 4 सेकंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? तो थीटा हो जाएगा थीटा फाइनल 4 का स्क्वायर माइनस 4 तो बड़ा 16 माइनस 4 दैट इज 12 रेडियन. तो बच्चों अब मैं थीटा फाइनल की जगह रख सकता हूं 12 रेडियन. तो देखिएगा मैं इसको हटा के यहां पर रख देता हूं 12 रेडियन. टोटल टाइम 4 सेकंड. टोटल टाइम 4 सेकंड. तो 12 माइनस माइनस मतलब प्लस 12 प्लस 4 16 16 बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू 4 रेडियन पर सेकंड. बच्चों थर्ड ऑप्शन जो हमको दिया है, नोटिस कीजिए क्या लिखा है, एंगुलर वेलोसिटी एट. सबसे पहला टर्म यहां पर जो हमको नोटिस करना है वो लिखा है एट. और यहां ऊपर क्या चल रहा था? इन मतलब एक इंटरवल हमें दिया था और एट मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट हमसे दिया है. तो बच्चों जब हमें इंस्टेंट दिया है एट t इक्वल टू 5 तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए जो थीटा है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ओमेगा का रिलेशन आ जाएगा और उसमें t की वैल्यू प्लेस करेंगे. तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट पेज पर इसको डिस्कस कर रहे हैं. थीटा की वैल्यू t स्क्वायर माइनस 4 और टाइम हमें दिया है 5 सेकंड. थीटा इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 4. स्टूडेंट्स ये अपनी इक्वेशन थी और जैसा हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले ओमेगा निकाल लेते हैं इसको डिफरेंशिएट करके d थीटा अपॉन dt. तो बच्चों अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो t स्क्वायर का कितना होगा? 2t और 4 एक कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0. बिल्कुल सर. तो बच्चों ये हमारे पास ओमेगा का t डिपेंडेंट रिलेशन आ गया है यानी कि टाइम डिपेंडेंट. अब हमें t इक्वल टू कितना दिया गया था? 5 सेकंड पर ओमेगा कैलकुलेट कीजिए एट t इक्वल टू 5. तो बच्चों ओमेगा हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 5 एट दैट इंस्टेंट ये जो ओमेगा होगा वो होगा 10 रेडियन पर सेकेंड जो कि ओमेगा की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है एट t इक्वल टू 5. और इसी तरह से अलग अलग टाइम की वैल्यू रख के ओमेगा की वैल्यू निकाली जा सकती है. बिल्कुल सर. नेक्स्ट बच्चों इसके बाद फोर्थ आपको दे रखा है एंगुलर एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 10 सेकंड. क्या बच्चों यहां पर वापस वही वर्ड है एट. इसका मतलब ये बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की. अब बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन या फिर थीटा का डबल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम. तो बच्चों जब सर ने प्रीवियस क्वेश्चन में पहले एक बार डिफरेंशिएशन कर ही चुके हैं तो अपन उसी को यूज कर रहे हैं. वापस देखिएगा नेक्स्ट पेज पर. बच्चों मैं लिख सकता हूं फोर्थ पॉइंट में अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी टी.
अब बच्चों ओमेगा कितना है? 2t। 2t। तो बच्चों यहां लिख सकता हूं मैं d/dt ऑफ 2t। यहां से बच्चों मेरे पास आंसर आया 2। मतलब ये जो अल्फा है ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है, मतलब कांस्टेंट हुआ। कांस्टेंट हुआ। तो बच्चों अगर मुझसे पूछे कि t बराबर 10 सेकंड में ओमेगा अल्फा कितना है, तो मैं बोलूंगा अल्फा एट t इक्वल्स टू 10 सेकंड इज आल्सो 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। t इक्वल टू 5 सेकंड आल्सो 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अल्फा ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। बिल्कुल। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ते हैं और यहां पर हेडिंग हमको दी गई है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। बिल्कुल सर। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और मानकर चलिए कि आगे रोटेशन चैप्टर तक भी हमें रेगुलर यूज को इसका करना पड़ेगा और एक अच्छा रिलेशन हमको दिया है। तो बच्चों सबसे पहली चीज अगर हम लोग बात करें रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो इस डायग्राम को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। बच्चों मानकर चलिए कि एक पार्टिकल है, ये हो गया सर्कल का सेंटर। बच्चों हम लोगों ने सर्कुलर पाथ का एक छोटा सा हिस्सा बनाया हुआ है सिर्फ इसको समझने के लिए। बच्चों ये सर्कल का सेंटर है और मान लेते हैं कि पार्टिकल इनिशियली यहां रहा होगा एट पोजीशन ए। तो ये हो गया इसका इनिशियल रेडियस वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड हमें कितना दिया गया है r। ठीक है। और पार्टिकल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए फाइनली बी पॉइंट पर आ गया, तो उसका फाइनल रेडियस वेक्टर अब इस डायरेक्शन में है, जिसका मैग्नीट्यूड अब भी कितना दिया गया है r। तो बच्चों क्या हमारे पास कोई एक ऐसा रिलेशन है जिससे हम लोग उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसकी आर्क लेंथ और उसकी रेडियस, इन तीनों के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर पाए? तो यस, हमने पढ़ा हुआ है दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बिल्कुल सर। जिसको हमने डेल्टा थीटा, आर्क लेंथ को डेल्टा एस और आर से इसको डिनोट किया गया है। अब बच्चों नोटिस कीजिए, अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड की, तो इस रिलेशन को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एस इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा। बच्चों अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो आर कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग नोटिस करें तो ये जो पार्टिकल है वो इस तरह से सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, तो नोटिस कीजिए उसके रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होता। ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं। पर जैसे जैसे वो घूमेगा तो उस केस में थीटा की वैल्यू चेंज होगी, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका बदलता जाएगा। आई मीन जब भी हम लोग इनिशियल से फाइनल की लोकेशन को निकालेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हर पॉइंट के लिए अलग अलग आएगा। बिल्कुल। और डेल्टा एस आर्क लेंथ भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी। तो बच्चों इस रिलेशन को अगर हम लोग यहां से स्पीड्स में रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो अगर हम लोग इसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी ये हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। और आर यहां पर हम लोगों ने एक कांस्टेंट टर्म ली है जिसका हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। बच्चों आर्क लेंथ क्या है? एक तरह की डिस्टेंस है। बिल्कुल। और डेल्टा थीटा क्या है? यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सर। तो बच्चों अगर हम लोग इनको टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? अगर हम लोग इसको लिखें डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। बच्चों ये तो एक बड़े इंटरवल के लिए हम लोगों ने रिलेशन लिख दिया, पर अगर हम लोग इसको एक छोटे से इंटरवल के लिए ऑब्जर्व करें, दैट मींस डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज वेरी स्मॉल। टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इतना स्मॉल है कि अब हम लोग उसको एक इंटरवल न मानते, एक छोटे से इंस्टेंट की तरह ट्रीट कर लेते हैं। तो बच्चों अगर हम लोग यहां पर लगा दें लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, दैट मींस टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, तो डेल्टा टी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? dt में। और इफ टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल या टाइम बहुत छोटा सा है ऑब्जर्वेशन टाइम, तो आर्क लेंथ भी क्या होगी? बहुत छोटी सी, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बहुत कम होगा। एंड सिमिलरली यहां टाइम बहुत छोटा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटा सा। बिल्कुल सर। तो बच्चों अब यहां पर ये जो टर्म्स लिखी हैं इनके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। जैसा कि हम लोग काइनेमैटिक्स में डिस्कस कर चुके हैं कि ds बाई dt को हम लोग क्या लिखते थे? लीनियर स्पीड, दैट इज v। एंड सिमिलरली d थीटा अपॉन dt को आज हम लोगों ने सीखा क्या लिख सकते थे? ओमेगा। और r यहां पर उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट है। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए v इक्वल टू ओमेगा r, दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स। और बच्चों ये वाला जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें लगातार इसको यूज करना है। ठीक है। और बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो रिलेशन है वो स्केलर फॉर्म में लिखा है, और ध्यान रखें कि स्केलर फॉर्म में ही हमें इसका सबसे ज्यादा यूज करना है। पर इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें लिखा हुआ है वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। बिल्कुल। ध्यान रखें बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। तो हम लोग हमेशा जब भी इस इक्वेशन को याद रखें तो किस फॉर्म में याद रखें? ओमेगा क्रॉस आर। अगर आप r क्रॉस ओमेगा वेक्टर कर दोगे तो उस केस में मैग्नीट्यूड तो सही आएगा पर डायरेक्शन अपोजिट आ जाएगी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। तो इसका सही तरीका है वेक्टर v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। पर रिमेंबर इसको यूज कैसे करना है और ये रिलेशन हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है या हमें कैसे डायग्राम में हेल्प करता है डायरेक्शंस निकालने के लिए, वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। बिल्कुल सर। तो बच्चों जैसे सर ने आपको बताया v वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। अब बच्चों जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है अपन राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं।
सर ने क्या सिखाया था, जब भी राइट हैंड थंब रूल होता है तो फिंगर्स और थंब को एक दूसरे के 90 डिग्री पे रखना है। बिल्कुल। अब बच्चों ध्यान रखना, फिंगर किसको मारना है, कर्ल किसकी तरफ करना है। तो जो अपना फर्स्ट वेक्टर होता है ओमेगा जैसे, उसकी डायरेक्शन में फिंगर्स रखनी है। अब बच्चों एक मिनट डायग्राम में देखिए, क्या यहां पर ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा होगा, इसी कारण तो बच्चों ओमेगा कहां आएगा, ऊपर। अब ओमेगा अपने को मालूम पड़ गया। क्या रेडियस वेक्टर अपन ने ऐसा शो कर रखा है बच्चों, अगर ये रेडियस वेक्टर को एक्चुअली में यहां तक शो करते पर आपको समझाने के अपन ने इसको एक्सटेंड कर दिया बाहर तक। मुझे ढूंढना है कि वी वेक्टर का डायरेक्शन जो मैंने बना रखा है वो सही है या गलत है, तो अपने को चेक करना है विद द हेल्प ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये ओमेगा की बात कर रहा हूं, ये ओमेगा मेरे फिंगर्स की तरफ मतलब ऊपर, और जो मैं कर्ल करना है वो कर्ल दूसरे वेक्टर की तरफ करना है, ओमेगा की तरफ तो अपनी फिंगर्स, और कर्ल करना है दूसरे वेक्टर की तरफ। क्या अपना आर वेक्टर इधर है, तो अगर मैं यहां से ऐसे रोटेट करता हूं फिंगर ओमेगा की तरफ, क्या मेरा आर कुछ बाहर निकला हुआ है, मतलब इधर निकला हुआ है, ऐसे रोटेट करता हूं तो जो मेरा थंब का डायरेक्शन होगा वो आपको क्या देगा, वेलोसिटी वेक्टर। बच्चों करके देखिए यहां पर, क्या यहां पर ये ओमेगा आर की तरफ मैंने इसको रोटेट करा, तो क्या जो मेरा थंब है वो वेलोसिटी का डायरेक्शन दे रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन मेरा थंब प्रोवाइड करेगा। तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ अपने फिंगर्स, कर्ल करना है दूसरे वेक्टर की तरफ, और जो रिजल्टेंट थंब का डायरेक्शन आएगा वही आपको वी का डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। बच्चों तो यहां से कितना आसान हो गया, अगर आप कहीं पर भी बनाओ आर वेक्टर तो आप उस टाइम पर वी वेक्टर आप इजीली ढूंढ सकते हो। सर एक बार यहाँ पर जैसे प्रीवियस स्लाइड में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आर क्रॉस ओमेगा यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन देगा, एक बार वो भी आप प्रूव बिल्कुल करके सर। बता दीजिए। तो बच्चों जैसे सर ने बोला कि अगर ऐसा होता v इक्वल्स टू आर क्रॉस ओमेगा, तो वो गलत क्यों होता या अपोजिट डायरेक्शन क्यों देता। तो बच्चों अपन ने क्या सीखा, पहले वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स और कर्ल करना है दूसरे वेक्टर की तरफ। तो इस बार मुझे अपने हाथ को आर की तरफ रखना पड़ेगा, और ओमेगा की तरफ ऐसा कर्ल करूंगा तो मेरी वेक्टर वेलोसिटी जो आ रही है वो बाहर की साइड आ रही है, जबकि वो तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब वेलोसिटी तो अंदर की तरफ ही होगी। इसका मतलब 100% इसकी वेलोसिटी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आंसर आता अगर मैं आर क्रॉस ओमेगा करता। मतलब डायग्राम को सेटिस्फाई नहीं करता। एग्जैक्टली सर, अगर डायग्राम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसका मतलब ये डायरेक्शन वो गलत है। तो बच्चों या तो अगर आप आर क्रॉस ओमेगा यूज करोगे आगे माइनस लगाना पड़ेगा, तब जाके वो सही होगा, और बेटर है आप बच्चों इतना भी क्यों सोचे, अपन डायरेक्टली सोचे ओमेगा क्रॉस आर, मतलब बच्चों को डायरेक्टली बोल दें ये अप्लाई नहीं करना है। तो बच्चों सही आंसर क्या है, वी वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब भी अपन क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, क्या दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो बच्चों प्लेन के परपेंडिकुलर आता है, अगर ओमेगा और आर एक प्लेन में है तो जो वेलोसिटी वेक्टर है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो बच्चों क्या कह सकते हैं, क्या वेलोसिटी वेक्टर आर के परपेंडिकुलर भी है और ओमेगा के परपेंडिकुलर भी है, और ओमेगा और आर भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो बच्चों अगर तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको लिख सकता हूं v इक्वल्स टू ओमेगा आर साइन थीटा एन कैप, क्या इसको अपन ऐसे ही तो सॉल्व करते थे। ये थीटा किसके बीच का एंगल होता था, ओमेगा और आर के बीच का, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो बच्चों यहां पर एंगल कितना बन रहा है, ओमेगा और आर के बीच में 90, तो इसका मतलब ये v ओमेगा आर एन कैप होगा क्योंकि साइन 91 हो जाएगा, और वापस यहां से जो मैग्नीट्यूड ऑफ v आएगा वो कितना आएगा, ओमेगा आर, जो आपने पहले सीखा था। बच्चों यहां से एक बात और कह सकते हैं, और इस बार मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैं v और ओमेगा का डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो आंसर क्या आएगा। सर जीरो आना चाहिए क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो। तो बच्चों यहां से अपन क्या कह सकते हैं, चाहे v डॉट ओमेगा हो, ओमेगा डॉट आर हो, चाहे ओमेगा डॉट आर हो, या फिर v चाहे v डॉट आर हो, इन तीनों में से किसी का भी डॉट प्रोडक्ट करो आंसर क्या आएगा, जीरो, बिकॉज ऑल द थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये अच्छा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है बच्चों बिल्कुल के सर, सामने। बिल्कुल सर। तो स्टूडेंट्स जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया v इक्वल टू ओमेगा आर, तो अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इसको कहां कहां पर हम लोग अप्लाई करना है, कैसे करना है, उन पर चर्चा करते हैं। बच्चों जैसा कि लिखा हुआ है एंगुलर वेलोसिटी, बच्चों अभी ये जो भी डिस्कशन लिखा हुआ है उसको हम लोग थोड़ी देर के लिए छोड़कर थोड़ा सा रफ डिस्कशन करते हैं, यहां पर सीखते हैं। बच्चों हम लोग ये बात पहले कर चुके हैं कि एंगुलर क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि पार्टिकल का मोशन हमेशा ही सर्कल हो, वो किसी भी दूसरे पाथ पर मूव अगर कर रहा होगा तो किसी ना किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हम उसके एंगुलर मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ बच्चों हम लोग करने जा रहे हैं अपने छोटे से एग्जाम्पल में, फिर फेयरली हम लोग यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। लेट अस कंसीडर बच्चों यहां पर एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं कि मानकर चलिए कि यहां पर ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है,
उसी डायग्राम को बना रहे हैं, बट अभी हम लोग रफली डिस्कस कर रहे हैं। और यहां पर एक पार्टिकल है, लेट अस कंसीडर पार्टिकल ए, एंड इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v। और हमें क्वेश्चन में बोला गया कि इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इसका ओमेगा कैलकुलेट कीजिए, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल का ओमेगा कैलकुलेट कीजिए, मतलब एंगुलर स्पीड कैलकुलेट कीजिए। तो बच्चों एंगुलर स्पीड कैलकुलेट कीजिए, तो कई बार बच्चे जनरली यहां पर गलती क्या कर देते हैं कि ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, इसके पास कोई एंगुलर स्पीड नहीं है, आंसर क्या दे देता है 0। तो ऐसा नहीं करना है। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, चेक कीजिए। हमें यह चेक करना है कि इस ऑब्जर्वर को अगर ये वाला पार्टिकल देखना है तो क्या इसका फेस रोटेट हो रहा होगा, और अगर फेस रोटेट हो रहा है मतलब उसके पास इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में एंगुलर स्पीड होगी, और वो कैसे निकालना है वो चेक कीजिए। तो बच्चों स्टेप नंबर 1, सबसे पहले जो ऑब्जर्वर है और जहां पे आपका पार्टिकल इस समय है, जहां तक आपको उसको सॉल्व करना है, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए लाइक दिस, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं r। ठीक है। हालांकि ये हमारे लिए रेडियस वेक्टर होता है जब हम लोग सर्कल की बात कर रहे होते हैं, पर अभी एक सर्कल नहीं है, तो अभी मैंने जनरली एक पोजीशन वेक्टर इसको नाम दे दिया, और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी ले ली है r। और बच्चों मान लेते हैं कि r और v के बीच में इस समय कोई ना कोई एक एंगल बन रहा है, और वो कितना है, एंगल थीटा। तो स्टेप नंबर 1 बच्चों हम लोगों ने जो फॉलो की है वो क्या है, जो ऑब्जर्वर है और जो पार्टिकल है, जिस इंस्टेंट पर उस पार्टिकल को सॉल्व कर रहे हो वहां पर उन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, और उसकी जो भी लेंथ होगी या तो क्वेश्चन में गिवन होगी, और नहीं गिवन है तो मेरी तरह यहां पे क्या मान ले r। और अब आप नोटिस कीजिए ये जो वेलोसिटी है और जो r है, इनके बीच में कोई ना कोई एंगल होगा, और अगर उनके बीच में कोई एंगल है तो आप वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कर लीजिए। क्या कर लीजिए, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स। तो बच्चों अगर मैं वेलोसिटी के कंपोनेंट कर दूं तो एक कंपोनेंट ये आएगा जिसका नाम होगा v cos थीटा, और एक ये वाला होगा जो होगा v sin थीटा। बच्चों अब मैं सीधे शब्दों में यहां पर बात कर रहा हूं, नोटिस कीजिए। सिंपल वर्ड्स में अगर पूछें कि ये ऑब्जर्वर है और अगर ये पार्टिकल v cos थीटा की डायरेक्शन में जा रहा होता, तो क्या इस ऑब्जर्वर को इस पार्टिकल को v cos थीटा की डायरेक्शन में देखने के लिए क्या अपने फेस को रोटेट करना पड़ता? नहीं। v cos थीटा की डायरेक्शन में जा रहा था तो वो बिल्कुल उसको ऐसे स्ट्रेट चलता हुआ दिखाई देता लाइक दिस। पर अगर बच्चों इस पार्टिकल को मैं v sin थीटा की डायरेक्शन में चला दूं, तो नोटिस कीजिए इस ऑब्जर्वर को अगर v sin थीटा की डायरेक्शन में देखना है, तो ऑब्जर्वर को अगर v sin थीटा की डायरेक्शन में देखना है तो इसको लगातार देखने के लिए इसको अपने फेस को रोटेट करना पड़ेगा। ये अगर पार्टिकल है और v sin थीटा की डायरेक्शन में इसको चला दे तो इसको अपने फेस को रोटेट करना पड़ेगा। तो बच्चों बताओ क्या पर्सन को इस पार्टिकल को देखने के लिए फेस रोटेट करना पड़ रहा है? डेफिनेटली यस। और अगर रोटेट करना पड़ रहा है तो मतलब इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल के पास एंगुलर मोशन है, और अगर एंगुलर मोशन है तो हमें उसका ओमेगा डिफाइन करना पड़ेगा। और ओमेगा डिफाइन करने के लिए अब हमारे पास है v इक्वल टू ओमेगा आर, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v बाय आर। पर बच्चों v और r हमें कौन सा लेना है इस पर बात करते हैं। बच्चों आंसर दीजिए, फेस रोटेट कौन करा रहा है, v cos थीटा या v sin थीटा? v sin थीटा, जो कि लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर है, जो कि किसके है, लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर। तो हमेशा हमें वेलोसिटी या उसका वो कंपोनेंट लेना होता है जो लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर हो। हमेशा हमें वेलोसिटी या उसका वो कंपोनेंट लेना होता है जो लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर हो, अपॉन ये जो लाइन जॉइनिंग है किस किसकी, ऑब्जर्वर और पार्टिकल की, इसकी लेंथ हमें यहां पे लेनी होती है, जिसको मैंने किससे डिनोट कर रखा है, r से। तो बच्चों वही चीज वहां पे फेयरली अगर हम लोग देखें तो एक ऑब्जर्वर, यहां पर हम लोग मानकर चले पार्टिकल प्रेजेंट था, उस पर्टिकुलर लेंथ का जो हमने पोजीशन वेक्टर नाम दिया उसकी लेंथ या मैग्नीट्यूड हमने ले ली कितनी, r। अगर इस वेलोसिटी के कंपोनेंट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, v cos थीटा, ये एंगल थीटा मान ले तो, और ये क्या हो जाएगा, v sin थीटा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर, लाइन जॉइनिंग के, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन ऑफ फेस, जब ऑब्जर्वर उस पार्टिकल को देख रहा होगा। तो वही चीज बच्चों यहां पे लिखी है कि अगर हमें ओमेगा का कैलकुलेशन करना हो तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कौन सा वाला, परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी या वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर हो अपॉन लेंथ ऑफ लाइन जॉइनिंग। इससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आपने नोटिस किया सर्कुलर पाथ नहीं था, फिर भी हम लोग इसका ओमेगा डिफाइन कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या सर यहां पर हम लोगों को ऐसा भी पूछा जा सकता है क्या कि डायरेक्शन क्या होगी इसमें ओमेगा की? बिल्कुल सर, उस इंस्टेंट पे अपन जरूर मालूम कर सकते हैं। बिल्कुल पता कर सकते हैं। तो बच्चों एक और क्वेश्चन यहां पर बनता है कि अगर ओमेगा का मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं तो डायरेक्शन कैसे निकालें? तो सर ने आपको राइट हैंड थंब रूल बताया है अगेन एंड अगेन। सबसे पहले जो यहां पर दिया गया है आर और ओमेगा, आंसर दीजिए। अपन डायरेक्टली भी देखें कि ये v sin थीटा की डायरेक्शन में अगर हम लोग नोटिस करें, इसको देखते रहने के लिए फेस हमारा कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो क्लॉकवाइज घूम रहा है। और क्लॉकवाइज अगर ओमेगा है तो हम लोग वहां पर क्लॉकवाइज को क्या साइन देंगे, नेगेटिव। हाँ, क्लॉकवाइज नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज को
पॉजिटिव। तो अकॉर्डिंगली अपन क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इस चीज को नोटिस करेंगे। आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू इसको और अच्छे से सीखते हैं। बिल्कुल सर। तो बच्चों अभी अपने को नेक्स्ट जो पढ़ना है वो है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। बच्चों अभी जो सर ने पढ़ाया वो था एंगुलर वेलोसिटी। अब वो अपन ने जो देखा था एक फिक्स पॉइंट के अबाउट देखा था, पर मान लेते हैं इस बार वो फिक्स पॉइंट भी मोशन में आता है। अगर वो फिक्स पॉइंट भी मोशन में आता है या फिर जो ऑब्जर्वर किसी पर्टिकुलर पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है वो ऑब्जर्वर भी मोशन में है, तो क्या वो जो एंगुलर वेलोसिटी है वो रिलेटिव होगी? तो बच्चों रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी के अंदर भी कंसेप्ट अपन वापस वही यूज करेंगे जो काइनेमेटिक्स में यूज करा था। अपन ने काइनेमेटिक्स में क्या सीखा था कि अपनी वेलोसिटी अगर अपन किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अपनी वेलोसिटी उस पर्टिकुलर ऑब्जर्विंग पॉइंट को दे दो बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और उसके बाद आप सॉल्व करो तो आपका रिलेटिव आंसर बिल्कुल सही आएगा। बट बच्चों सर ने क्या बोला कि यहाँ पर सर्कुलर मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सी वेलोसिटी होती है? जो लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब अगर जो ऑब्जर्वर है उसकी भी हो सकता है दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो, तो अपने को वही कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी काम की है जो लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर है। बच्चों उस वेलोसिटी को पार्टिकल को दे दो जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो इन द अपोजिट डायरेक्शन, और उसके बाद वही फॉर्मूला लगाओ जो सर ने सिखाया, तो आपका आंसर रिलेटिव का भी आ जाएगा। देखिए बच्चों कैसे होगा। बच्चों मान लेते हैं यहाँ पर पार्टिकल ए, पार्टिकल बी। अभी अपन यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू बी की बात कर रहे हैं कि बी ए को ऑब्जर्व कर रहा है। अगर बी ए को ऑब्जर्व कर रहा है तो मैंने यहाँ पर क्या करा वो देखें, मैंने इस ब्लैक लाइन को एक्सटेंड कर दिया, इस एंगल को मैंने मान लिया अल्फा। सिमिलरली बच्चों मैंने इस एंगल को मान लिया बीटा। बच्चों वेलोसिटी ऑफ ए वी ए लिख दिया एंड वेलोसिटी ऑफ बी वी बी लिख दिया। बच्चों यहां पर ये तो अपने सिंपल नोटेशंस क्रिएट कर दिया। अगर मुझे मालूम है कि मुझे वही वेलोसिटी काम की है जो लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर है, क्या ये वी ए लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर है या नहीं है? नहीं है। इसका अलग कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। बच्चों क्या इसका एक कंपोनेंट तो यहां पर आएगा दैट इज इक्वल टू वी ए कॉस अल्फा। क्या ये अलोंग लाइन जॉइनिंग है या परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग? अलोंग लाइन जॉइनिंग। इसका मतलब ये भी अपने काम का नहीं है, तो अपने लिए काम का होगा इधर वाला कंपोनेंट दैट इज वी ए साइन अल्फा विच इज परपेंडिकुलर टू आर। बच्चों मैंने बी से ए के बीच में लेंथ बोल दिया आर, तो ये बच्चों ये हो गया वी ए साइन अल्फा। क्या जो ऑब्जर्व कर रहा है मतलब बी ए को ऑब्जर्व कर रहा है, क्या ऑब्जर्वर भी मोशन में है? बिल्कुल है। इसके भी वापस दो वेलोसिटी कंपोनेंट करो। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दिस वी बी इज नॉट परपेंडिकुलर टू आर। अब बच्चों लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर नहीं है तो कंपोनेंट्स करो। कंपोनेंट्स करे तो यहां पर एक कंपोनेंट तो इधर आएगा और एक कंपोनेंट लाइन जॉइनिंग के अलोंग आएगा। क्या बच्चों जो एक कंपोनेंट लाइन जॉइनिंग के अलोंग होगा वो होगा वी बी कॉस बीटा, एंड जो इधर होगा वो होगा वी बी साइन बीटा। तो बच्चों यहां पर अपने सारे कंपोनेंट्स बना दिए। अब ध्यान दीजिएगा जो अपने सीखा था काइनेमेटिक्स में, क्या बी ऑब्जर्वर है? किसको ऑब्जर्व कर रहा है? ए को। अगर वो ए के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है तो बी अपने आप को रेस्ट पे मानेगा और अपनी परपेंडिकुलर वेलोसिटी ए को दे देगा इन द अपोजिट डायरेक्शन। मैंने कहा परपेंडिकुलर वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू व्हाट? लाइन जॉइनिंग आर। तो बच्चों अगर मैं इसका वापस डायग्राम बनाता हूं तो ये बी। बच्चों मेरे को बी की अलोंग द लाइन जॉइनिंग से कोई मतलब ही नहीं है वेलोसिटी से, बिकॉज मुझे ओमेगा रिलेटिव ढूंढना है। अब बच्चों मैंने सिर्फ इसका परपेंडिकुलर वेलोसिटी बनाई जो ए के पास पहले से थी वी ए साइन अल्फा, और इसकी अपोजिट में इसकी अपोजिट उसका दे देंगे। तो बच्चों मैं इसको अलग से रिप्रेजेंट भी कर रहा हूं कि बी का डायरेक्शन कहां था? इस डायरेक्शन में। इसका जस्ट अपोजिट, क्या इसका जस्ट अपोजिट भी इसी डायरेक्शन में आएगा? बिल्कुल सर। और उसकी वैल्यू क्या होगी? वी बी साइन बीटा। तो बच्चों बी के रेस्पेक्ट में अब ए के पास सेम डायरेक्शन में दो वेलोसिटीज है। क्या अगर सेम डायरेक्शन में तो दोनों को ऐड कर देंगे। अगर दोनों को ऐड कर दिया तो हो जाएगा वी ए साइन अल्फा प्लस वी बी साइन बीटा, और ये कितना हो गया? आर। तो आई कैन से ओमेगा रिलेटिव इज वी ए बी। बच्चों ये ऐसा लिखा हुआ है वी ए बी परपेंडिकुलर अपॉन आर ए बी। बच्चों यहां पर ये जो ए है ये नीचे है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा वी ए बी परपेंडिकुलर मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी बट लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर अपॉन आर ए बी मतलब ए और बी के बीच में लाइन जॉइनिंग का डिस्टेंस। तो इसी को मैं लिख सकता हूं, क्या हो जाएगा? वी ए साइन अल्फा प्लस वी बी साइन बीटा। तो वी ए साइन अल्फा प्लस वी बी साइन बीटा अपॉन आर ए बी। क्या ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? आर। और बच्चों यही कहलाएगा ओमेगा रिलेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलेटिव ओमेगा होगा उसका निकालने का तरीका वापस वही है जो काइनेमेटिक्स में सीखा था।
सो स्टूडेंट्स, इसका एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसा सर ने आपको सिखाया, हमें वही वेलोसिटीज लेनी होती है जो लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर है, और उसी के लिए हम लोग रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कर रहे हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो बच्चों, मान लेते हैं कि यहां पर एक एग्जांपल हमको दिया है जिसमें दो पार्टिकल्स हैं ए और बी, और इनकी रिस्पेक्टिवली वेलोसिटीज और इनके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमको ऑलरेडी गिवन है। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, ए और बी को स्टेप नंबर 1 क्या होती थी, जो दो पार्टिकल है ए और बी उनको ज्वाइन कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ अ लाइन। तो उसकी लेंथ हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में कितनी गिवन है, आर। उसके बाद बच्चों हमारे पास जो दूसरा कॉन्सेप्ट होता था वो क्या होता था कि जो वेलोसिटीज है चेक कीजिए आर के परपेंडिकुलर है या नहीं। अगर परपेंडिकुलर है तो बहुत अच्छी बात है, वही कंसीडर करनी है, और अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो हमें उस कंपोनेंट पर काम करना है जो उसके परपेंडिकुलर हो, यानी कि कंपोनेंट्स करना पड़ेंगे। तो बच्चों ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो कितना होगा, वी बी साइन थीटा 1, और ये वाला कौन सा होगा, वी ए साइन थीटा 2। बच्चों क्या लगता है, मैं दूसरा कॉस कंपोनेंट मार्क करूं या इसी से काम चल जाएगा? सर इसी से काम चल जाएगा। बिल्कुल। अब बच्चों किसके रिस्पेक्ट में किसको ऑब्जर्व करना है ये हमारी चॉइस है, क्योंकि एग्जाम्पल हमको दिया है, हम किसी के भी रिस्पेक्ट में कुछ भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। क्या लगता है सर, हम लोग किसके रिस्पेक्ट इस बार ए के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करते हैं? ए के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करते हैं। तो बच्चों ए के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करते हैं, तो ए हमारे लिए है ऑब्जर्वर, बिल्कुल, इसको रोक देते हैं। और बी के पास एक ऑलरेडी आर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी थी, कौन सी, वी बी साइन थीटा 1, ये हमारे पास है। तो बच्चों क्या लगता है कि जो ए की परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी थी लाइन जॉइनिंग के अलोंग, अब ए को मैं रोक चुका हूं, तो इस वेलोसिटी का मैं क्या करूं, बी को दे देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो बच्चों बी को अगर अपोजिट डायरेक्शन में दे दें तो ए की वेलोसिटी बी को जब अपोजिट डायरेक्शन में देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वी ए साइन थीटा 2। बिल्कुल सर। अब बच्चों नोटिस कीजिए कि यहां पर जब हमें कैलकुलेशन करनी है तो बी के पास अब दो वेलोसिटीज आ चुकी हैं, एक ऊपर और एक नीचे, और आपको पता है कि इन दोनों में से जो बड़ी होगी हमेशा हमें बड़ी में से छोटी को सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड्स निकाल रहे हैं। तो बच्चों अगर मुझे यहां पे ओमेगा निकालना हो, किसका ओमेगा निकालना हो, बी का, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों नोटिस कीजिए, अगर इन दोनों की वैल्यूज मुझे गिवन नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा, वी बी साइन थीटा 1 पॉजिटिव डिफरेंस किसके साथ, वी ए साइन थीटा 2 अपॉन लेंथ ऑफ लाइन जॉइनिंग विच इज इक्वल टू आर। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और बच्चों अगर ये मानकर चलिए कि इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऊपर जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल से अगर हम लोग देखें तो ये हमें कैसे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इस डायरेक्शन में, लाइक दिस, ऐसे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर ये हमें ऐसे जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये क्लॉकवाइज हो गया, मतलब ओमेगा कैसा होगा, नेगेटिव। और अगर इस डायरेक्शन में मूव किया आर के परपेंडिकुलर तो ये हमें कैसे एंटी क्लॉकवाइज जाता हुआ नजर आएगा, तो ओमेगा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अकॉर्डिंगली हम लोग आंसर दे सकते हैं, पर जनरली हमसे यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड्स पूछे। एग्जैक्टली सर। तो बच्चों इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और देखते हैं। टू मूविंग पार्टिकल्स P and Q are 10 meter apart at any instant. Velocity of P is 8 meter per second. That of Q is 6 meter per second at 30-degree angle with line joining P and Q. Calculate the angular velocity of P with respect to Q. इसका मतलब अपने को Q को ऑब्जर्वर मानना है। अगर बच्चे ओमेगा ऑफ P with respect to Q ढूंढना है, तो बच्चों Q ना यहाँ पर अपन वही बात करें, बच्चे 30 डिग्री ये इसके वेक्टर और लाइन पी क्यू के बीच में दे रखा है। तो यहां पर अपने को बता रखा है 10 मीटर अपार्ट है, इसका मतलब पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 10 मीटर। वेलोसिटी ऑफ पी इज 8 मीटर पर सेकेंड। बच्चों ये इसकी वैल्यू है 8। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ क्यू इज 6 मीटर पर सेकेंड विच इज 6 मीटर पर सेकेंड। बच्चों क्यों ना अपन से वही कंपोनेंट मार्क करें जो इस लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर है। अच्छा मार्क क्यों करना पड़ रहा है, क्या है, जो वेलोसिटी वेक्टर है ये लाइन जॉइनिंग के ना तो प्रॉपर्ली अलोंग है ना ही प्रॉपर्ली परपेंडिकुलर है, किसी एंगल पे है उनके अलावा। इसका मतलब अपने को इसके कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। तो जैसा सर ने कहा था सिर्फ वही कंपोनेंट्स मार्क करो जो इसके रोटेशन, रिवॉल्यूशन या रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब परपेंडिकुलर वाले। तो आप कह सकते हैं यहां पर अगर मैं इस 8 का ये वाला कंपोनेंट करता हूं तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 8 sin 30। और बच्चों सिमिलरली अगर 6 मीटर पर सेकंड का डाउनवर्ड कंपोनेंट मैं कर रहा हूं तो अगेन दिस इज 6 sin 30 मीटर पर सेकंड में। बच्चों 8 sin 30 का मतलब हो गया 4 मीटर पर सेकंड, और इसका मतलब हो गया 3 मीटर पर सेकंड। अब बच्चों विद रेस्पेक्ट टू क्यू बोला है, तो देखो क्यू को रेस्ट पर अज्यूम कर लेते हैं। अगर क्यू को रेस्ट पर अज्यूम कर लिया तो क्यू अपनी परपेंडिकुलर वेलोसिटी पी को दे देगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो पी के पास तो पहले से ही एक थी, दैट इज 4, और Q का डाउनवर्ड डायरेक्शन था, तो अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड।
और ये अपवर्ड में ही कितनी और दे देगा 3। तो क्या टोटल हो गई 4 + 3 7 और डिस्टेंस कितना था बच्चों 10 मीटर। तो बच्चों पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर। वापस वही फॉर्म लगाते हैं वी पी क्यू परपेंडिकुलर अपॉन आर बिटवीन पी एंड क्यू। तो बच्चों वैल्यू रख देता हूं 4 + 3 7 मीटर पर सेकेंड अपॉन आर की वैल्यू 10। आंसर हो जाएगा 0.7 रेडियन पर सेकेंड।